हेलो, इट्स मी, लॉन्ग टाइम नो सी। और जनाब, हम आपके साथ एपिसोड 102 में आए हैं। पिछली दफ़ा हफ्ते हमने कुछ बनाया नहीं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। वो तो खैर अभी भी कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन बात वही है कि हालात तो आज कुछ ना कुछ फैला हो तो रहता ही है। अभी डेंगी तो वायरल तो कुछ ना कुछ, बहरहाल 100% तो हम भी नहीं है, लेकिन वही बात, द शो मस्ट गो ऑन। तो चले कहानी से शुरू करते हैं हम आज। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, बिकॉज कोई ख़ास तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इतनी अरसे लोग इंतज़ार करते हैं तो कुछ तो करें। अब ये हमारी दोस्त जो हमें लिखती हैं, ये बताती हैं राहिला साहिबा की 1950s की ये बात है, जब इनके खालू जो थे वो पिंडी की साइड पे रहा करते थे। तो अब ये कहते हैं कि दफ्तर जब ये जाते थे तो ये मतलब एक कॉलीग वगैरह के साथ जाया करते थे, और बेसिकली एक रेल स्टेशन के पास ये इनके करीब था, तो ये वहाँ से अक्सर चढ़ के एक लिफ्ट लेके फिर जाया करते थे। अब ये कहती हैं कि एक दिन ऐसा ही हुआ कि ये अपने दोस्त को लेके, मतलब देर हो गई थी सुबह, और जब स्टेशन पहुँचे तो क्या कहते हैं, वहाँ रेलगाड़ी ऑलरेडी चल चुकी थी। अब कहते हैं कि ये भागते हुए बिल्कुल आखिर, गाड़ी का आखिर रह गया था और देर तो इनको काफ़ी हो चुकी थी। तो ये दोनों दोस्त किसी तरीके से करके आखिरी डब्बे में चढ़ गए, जो कि बेसिकली सामान का कैरिज, मतलब एक बेसिकली कैरिज था सामान का। तो सर्दियाँ थी, अंदर चढ़ गए गेट पे और ठीक ठाक हवा लग रही थी, तो उन्होंने दरवाज़ा जब बंद किया तो एहसास हुआ कि अंदर कोई ख़ास कुछ है नहीं, अंधेरा है और कुछ सामान रखा हुआ है, ज़ाहिर सी बात है। तो ये कहते हैं कि ये अपनी बातें कर रहे थे तो इनको एहसास हुआ कि अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है। अब ये समझे कि इनकी तरह कोई बगैर टिकट के सफ़र कर रहा है, और इन्होंने आवाज़ दी कि भाई जो भी है बाहर आ जाओ, मतलब हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं। तो कोई जवाब नहीं आया, तो अपनी बातों में लग गए। तो फिर कोई आवाज़ हिलजुल की आई तो इन्होंने फिर यही बात की कि हम भी बगैर टिकट के सफ़र कर रहे हैं, तो आप भी आए, गपशप लगाते हैं, कहाँ को रवानगी है वगैरह वगैरह। कि एकदम से कहते हैं कि दरवाज़ा खुद ही गाड़ी का खुला और कोई तेज़ी से चीज़, रोशन, बिल्कुल रोशन की तरह रोशन चीज़ जो है वो इनको आप क्रॉस करते हुए बाहर निकल गई। अब ये कहते हैं ये और इनके कोलीग बहुत इनके खालू के बुरी तरह डर गए, लेकिन अब वही बात है कि इस पे भलाई थी, जो भी चीज़ थी वो चली गई इनको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब आगे बात करते हैं। हमारी दोस्त लिखती हैं कि 2 साल पहले एक घर में रहती थी लाहौर में, जो कि पुराना इलाका है, और ये कहती हैं कि अक्सर वहाँ पे बड़े मसले होते थे जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती थी, और इनके साथ अक्सर ये हुआ कि ऐसी ख़राब किस्म की बदबू कह सकते हैं कि आने लगी घर में कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए। अब बर्दाश्त से बाहर हो जाए समझ में ना, और ऐसी स्मेल कि वो बिल्कुल, मतलब आप सांस ना ले सकें, लेकिन
और किसी को ना आए। अब ये मतलब लोगों को यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल कि ऐसा हो रहा है। अब ये कहती हैं कि उस घर की सहन में एक दरख्त था जो कि काफ़ी पुराना था, लेकिन बहरहाल उधर उस दरख्त के पास एक वॉशरूम भी था। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक रात को 3 बजे 2:30 बजे किसी वजह से उठी और वहाँ जब गई तो अब पहले तो नींद में बंदा होता है, तो अब कहती हैं कि किसी ने इनके बालों को छेड़ना शुरू किया। अब इन्होंने इग्नोर किया ये सोच के कि कोई हो सकता है हवा हो या कोई कीड़ा हो या मैं नींद में उस वक्त मुझे वैसी समझ में नहीं आ रहा। अब ये कहती हैं 1 से 2 दफ़ा ऐसा हुआ। फिर जब तीसरी दफ़ा इनके बालों को किसी ने उठा के ऐसे छोड़ा तो इनको एक मतलब एक नींद भी उड़ चुकी थी और एक होश भी आ चुका था, तो इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है वहाँ से निकली बाहर, किसी ने इनकी बात पे यकीन नहीं किया और बात आई गई हो गई। कहती हैं कि वो रात गुजरी तो ख्वाब में इनको एक इशारा मिला कि वो जो दरख्त है उस पर कोई रहता है और वो अपनी प्रेजेंस बता रहा है। अब इन लोगों ने वो मकान तो छोड़ दिया, लेकिन अब वह वक्त गुजरने के बाद अब सब बताते हैं कि इनकी वालदा ये कहती हैं कि इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि किसी ने इनके बालों को छेड़ा। और इनकी दादी ये कहती थी कि उसकी छत पे उस मकान की कोई पत्थर फेंकता था और भाग दौड़ करता था। जो भी वहाँ था वो अपने एहसास दिलाने की पूरी कोशिश करता था और काफ़ी शरीर था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और लाहौर के पुराने मकान तो बड़े मशहूर हैं और अक्सर हमारे पास काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं उसकी। बहरहाल आगे बात करते हैं और बात हमारे दोस्त बिलाल की करते हैं, जो कि एक छलावों का एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ये सन 1980 की बात है और ये बताते हैं कि जैकबाबाद में इनके नाना ने मकान ख़रीदा था, जो कि नाना इनके बड़े मेहनती थे और काफ़ी जगहों पर ट्रैवल किया, काफ़ी मेहनत करने के बाद एक मकान बनाया था और कह रहे हैं बड़ा अच्छा खूबसूरत मकान था। तो एक रात इनके मतलब इनकी वालदा और मामू और सब लोग बच्चे पार्टी, उस ज़माने में तो थे, वो लोग टीवी देख रहे थे और वो ज़माने में एंटेने वाले टीवी होते थे और आराम से मतलब देख रहे थे। सारा मतलब रात होने वाली है, मतलब 12 तो नहीं से थोड़ा पहले का टाइम तो मतलब होने वाला था, लेकिन क्योंकि पहले लोग जल्दी सो जाने की मतलब आदी भी थे और एक सेटअप ऐसा था कि सिलसिला होता था। तो कहती हैं कि कोई किसी ने आके घर पे के दरवाजे को खटखटाया। सारे लोग बच्चे पार्टी परेशान, क्योंकि इतनी रात हो तो कोई वहाँ पे आता नहीं। 8 बजे नहीं आता था तो रात को 9 बजे या इस तरह के टाइम पे तो कोई नहीं आता था। तो अब आवाज़ आई जैसे कि इनके जो मतलब नाना जो है, यानी नाना के कोई जानने वाले, वो बाहर इशारे कर रहे हैं या खटखटा रहे हैं। अब नाना जी को बुलाया गया, मतलब वो आए कि गेट पे कौन है, और जब जाके उन्होंने फिर से पूछा कि कौन है तो उनकी ही आवाज़ में, क्योंकि नाना का नाम फाजिल था, तो फाजिल जवाब आया कि फाजिल हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो ये सुनने के बाद यकीन आ गया कि कोई बाहर है। तो नाना गए और अपनी बंदूक लेके आए कि भाई ये कौन है जो रात में इस तरह की हमारे साथ मजाक कर रहा है। और उन्होंने वो जब दरवाज़ा खोला बंदूक तान के, तो देखा वो बहू वही खड़े हैं और उनकी आंखें सफ़ेद हैं। और ये जब मतलब हैरान हुए और मतलब इस नौबत पे आ गए कि असला अपना चला देंगे, तो वो जो भी इनकी शरूप में खड़ा था वो गायब हो गया।
अब ये इनकी वालदा ने विटनेस किया 1980 के अंदर। अब ये कहते हैं 1990s के अंदर जब फैमिली शिफ्ट होकर नाज़िमाबाद में रहती थी तो वहाँ पर जनाब इनकी नानी ये स्टोरी सुनाती है कि एक इनका जो मकान था वहाँ काफ़ी बड़ा था और 2 मंजिला था। नीचे फ्लोर पे ज़्यादातर मतलब लोग रहते थे और ऊपर कम थे, सिलसिले चीज़ें कम थी और ओपन एरिया ज़्यादा था। बहरहाल काफ़ी रिश्तेदार जो आए हुए थे तो इनकी नानी की बेसिकली कज़न की बेटी भी वगैरह आई हुई थी, पूरे ख़ानदान आया हुआ था। तो वो ऊपर चली गई फर्स्ट फ्लोर पे वॉशरूम इस्तेमाल करने। अब कहते हैं कि जनाब वो लड़की जब बाथरूम में गई तो उसने मतलब देखा कि धुआं सा एक जमा होना शुरू हुआ और उसकी आंखों के सामने हूबहू उसी जैसी एक लड़की धुएं में से बनना शुरू की। उसने जब चिल्लाना शुरू किया तो नानी इनकी सबसे पहले वहाँ पहुँची और जब वो बाहर निकली तो देखा ये गया कि वॉशरूम के अंदर धुआं था, धुएं के अंदर 2 सफ़ेद आंखें नज़र आ रही थी। अब जनाब जब उसको निकाला और थोड़ा मतलब लोग आए शोर शराबे में तो वो धुआं गायब हुआ और ये कहा यह जा रहा था कि जो अंदर शेप बन रहा था उस लड़की का वो हूबहू उसी जैसा था, यानी कि उसी की कॉपी। तो ये कहीं वही छलावा जो 1980s में इनके नाना के पास आया था, कहीं वो इनके पीछे कराची तो नहीं आया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं हुमायूं साहब की। हुमायूं साहब ये कहते हैं कि इनकी नाना का इंतकाल 2019 में हुआ, लेकिन बहरहाल अब आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि ये उनकी बचपने की स्टोरी है जो कि वो इनको बताते थे। अब ये कहते ही हैं कि जब वो छोटे थे तो जिस मोहल्ले में मतलब वो रहते थे तो वहाँ पे एक मतलब एक गली थी बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी, लेकिन कहा यह जाता था कि इस गली के अंदर अगर कभी कोई आपको पीछे से आवाज़ दे और ख़ासकर किसी औरत की आवाज़, तो कभी पलट के नहीं देखना और हमेशा अपने कानों में उंगलियां डाल के और भागते चले जाना। अब लड़के एक दूसरे से बातें भी करते थे और इस बात का बड़ा मजाक भी बनता था और एक दूसरे को छेड़ते भी थे। उस जगह की कोई ख़ास बात नहीं थी, बस ये था कि वो एक आबादी का रास्ता था और वहाँ पहले कुछ नहीं था, जंगली घास वगैरह थी, तो वो एक डेवलप करके एक गली बनाई, एक प्रॉपर जगह बनाई। अदरवाइज़ वहाँ कुछ ऐसा नहीं था और बड़ी साफ़ जगह थी। अब कहते ही हैं कि नाना जी जो थे किसी मकसद के तहत निकले हुए थे और स्कूल मदरसे वगैरह के बाद शाम होना शुरू हो गई थी और हल्का हल्का जो था शाम का जो मतलब अंधेरा कह लें वो आना शुरू हो रहा था और मतलब सूरज की तपिश कम हो रही थी। अब ये किसी काम से जाके मतलब अपने फारिग होके जब वापस आ रहे थे तो ये मतलब इनके सामने ये रास्ता आया। अब सोचा इन्होंने यही था कि लड़के जो कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है यहाँ पे और बाकी भी लोग कहते हैं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, लेकिन उस खाली गली की सफाई को देखते हुए और हर चीज़ को देखते हुए इन्होंने सोचा कि ये मतलब एक फजूल सी बात लग रही है और मुझे डराने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस गली के अंदर तो कुछ कूड़ा करकट भी ही नहीं है जिसको देख के इंसान ये कहे कि इसकी वजह से कुछ हो सकता है। तो ये उसमें चल पड़े। अब कह रहे हैं कि थोड़ा आगे चलने के बाद ये अपने मज़े से जा रहे थे तो इनको किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ें आना शुरू हुई। और जब औरत के गुनगुनाने की आवाज़ें आना शुरू हुई तो इनको ऐसा लगा
कि शायद इनकी किसी दोस्त ने इनको देख लिया है और अब इनको डराने के लिए उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, तो इनके मुंह पे हंसी आ गई। अब जब ये हल्के से हंसे तो अब वो गुनगुनाने की आवाज़ें बिल्कुल इनके पीछे से आने लगी, जैसे इनके पीछे पीछे कोई गाना गाता हुआ आ रहा है। एकदम से इन्होंने जब पलट के देखा, क्योंकि इनके जहन में था कि इनका कोई दोस्त होगा और लड़की की आवाज़ निकाल के इनको डरा रहा होगा, तो इन्होंने देखा एक बहुत ही दकीनूसी किस्म के कपड़े पहने हुए एक खातून है, और क्या नाम है, क्योंकि ये छोटे थे और वो एक मतलब एक जवान औरत, मतलब कह सकते हैं आप, या एक अधेड़ उम्र की औरत, तो इनकी चेहरा जो था वो ऊपर तक नहीं पहुंचा, तो इनकी सिर्फ पलट के देखने पे उनकी पैरों पे नज़र पड़ी, तो देखा कि उन खातून के पैर जो थे वो बस खून निकल रहा था उनसे, ज़ख्मी थे शायद, और ज़रूरत से ज़्यादा बड़े भी थे। अब ये सोचते हुए इन्होंने कुछ नहीं बोला बताया कि मेरे जो है वालिद साहब तबीब होते हैं और वो आगे थोड़ा सा रहते हूँ मैं, तो आप उनको अपने पाँव दिखाएं, ये क्या ज़ख़म है तो इलाज कर देंगे। तो उन खातून ने बहुत मोहब्बत से सिर्फ ये कहा कि आपने क्या कहा, तो उन्होंने फिर मतलब बाकायदा रुक के पलट के बोला कि ऐसा ऐसा है कि अगर मेरे आपको ज़ख्म है कोई पाँव पर, तो वो मेरे वालिद साहब उसका इलाज कर देंगे। अब इनके पलट के देखने पे उसकी चेहरे पे जब उनकी शक्ल पड़ी, नज़र पड़ी, तो उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल ही, अव्वल तो जिस्म भले जैसे भी था उसका बिल्कुल, औरत बिल्कुल साफ शफाफ, लेकिन चेहरा ऐसा काला भजन जैसे कि जल के राख हो गया हो, और उसमें से अजीब सी उसकी आंखें इनको घूर रही थी। ये उसके चेहरे को देख के इतना डरे कि इन्होंने दौड़ लगा दी और आगे जाके एक गड्ढे में इनका पैर फंसा और गिर गए। इत्तेफाक ये हुआ कि इनको उठाने जो आए वो इनकी जानने वाले थे, जिन्होंने इनको इनके घर पहुंचा दिया जहां पे ये बीमार पड़ गए। अब सिर्फ यही बात, अब तो बेचारे नाना चले गए, लेकिन बात यही कि ये कौन सा इलाका था और वाकई कि ये आखिर इस गली के अंदर ऐसा क्या ख़ास था कि वहाँ से गुजरने पे ऐसा क्यों होता था। एनीहाउ, आगे बात करते हैं बिलाल साहब की। बिलाल साहब बताते हैं कि 1980 की तो दहाई थी लाहौर की, और इनकी वालदा जिस वक्त जो थी, और बाकी मतलब ननियाल छत पे सोना पसंद करता था, गर्मियों का ह्यूमिड ज़माना था, और हल्की हल्की सी हवा अगर रात में चल जाती थी तो उसमें अच्छा हो जाता था। तो अब ये कहते हैं कि रात को इनकी वालदा उर्दू डाइजेस्ट पढ़ने का बड़ा इनको शौक़ था, तो वो अक्सर पढ़ती हैं और वो अभी आज भी पढ़ती हैं। तो ये कहते हैं सब लोग छत पे लेट के सो चुके थे और ये नीचे घर में पढ़ रही थी अपने डाइजेस्ट। कह रहे हैं कि जी रात थोड़ी हो गई तो इन्होंने भी सोचा कि बस बहुत पढ़ लिया आज, और अब जाके नींद पूरी करने का इंतज़ाम करना चाहिए। ये जब छत पे गई और अपने मतलब चारपाई पे लेटी, तो अब इनकी आँख लगने लगी, तो नींद की बिल्कुल मतलब इनके ऊपर गालिब होने से पहले वाली हालत में इनको घुंघरू की आवाज़ आने लगी। इनको स्टोरियाँ तो इन्होंने बहुत सुनी थी, तो इनको थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ और वो आवाज़ें करीब आती हुई महसूस हुई, तो इन्होंने फ़ौरन से अपने ऊपर चादर ले ली और बिल्कुल सर तक डाल ली। अब ये कहते हैं कि अब वो आवाज़ें करीब आती रहीं, और करीब आते आते ये हाल हो गया कि इनके बिल्कुल सरहाने आके वो आवाज़ें रुकीं, और ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई गहरी सांसें उनके पास पास ले रहा है, और उसकी
गरमाइश जो सांसों की है वो आने लग रही है। इनको हल्की से हंसने की भी आवाज़ आई तो ये डर के मारे बिल्कुल खामोश ज़ोर से चादर अपने ऊपर फंसा के लेटी रहीं। और फिर इनके सर पे माथे पे किसी ने थपथपाया कि जागो, लेकिन ये डर के मारे बिल्कुल ही साकित हुई थी, हिल ही नहीं पा रही थी। अब ये कहती हैं कि थोड़ी देर के बाद घुंघरूओं की आवाज़ें आने लगी दोबारा, लेकिन जब इनसे दूर जाते हुए एक पॉइंट पे मतलब महसूस हुआ कि दूरी हो चुकी है और उसके बाद आवाज़ आना बंद हुई, तो इन्होंने हिम्मत करके अपना सर चादर में से निकाला तो देखा कि छत के दूसरे कोने पे एक पुराने सिंधी औरतों जैसे कपड़े पहने हुए एक औरत छत की तरफ से बाहर मुंह निकाल के गली के अंदर मतलब देख रही है। और जैसे ही इन्होंने अपना सर निकाल के उसकी तरफ देखा तो उसने जब पलट के इनकी तरफ देखा तो एक जले हुए मुंह के साथ उसने इनको घूरा और कूद गई गली के अंदर। इन्होंने शोर में जाके सारे घर वालों को उठाया और घर वालों ने हर तरफ जाके ऊपर से छत से मुआयना किया, लेकिन गली में कोई नजर नहीं आया। उस दिन के बाद से इन्होंने छत पे सोना छोड़ दिया। और इसी तरह बिलाल साहब की अगली कहानी की तरफ हम चलते हैं। ये बताते हैं 2018 के मानसून का ज़माना था। ये अक्सर सुबह और अपने दोस्तों के साथ निकल जाते थे क्योंकि यूनिवर्सिटी की छुट्टियां चल रही थी। तो इसी तरीके का एक दिन था, ये लोग बाहर निकले हुए थे कि तेज़ बारिश शुरू हो गई और ये लोग जो हैं फिर एक उनके दोस्त उसामा उनके घर चले गए क्योंकि फिर इतनी तेज़ बारिश में और कहीं जाया नहीं जा पा रहा था। अब ये कहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे ले गया वो और वहाँ पे सिर्फ 2 कमरे और बाकी खुला एरिया था, जिसमें से एक कमरा बंद था और एक कमरे में जाके उसने बिठा दिया और बोला कि भाई ये शीशा तैयार करो, मैं नीचे से चाय लेके आता हूँ। तो 2 लड़के बैठ के बड़े से कमरे में मतलब शुरू में ही शीशा बनाने की कोशिश में लग गए कि अचानक बारिश मज़ीद तेज़ हुई और बिजली चली गई। अब बिजली जाने की वजह से इनको कमरे में घुप अंधेरा और बड़े बड़े पर्दे लटके हुए हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो इनको दरवाज़ा खोलना पड़ा, जिसकी वजह से हल्की सी रोशनी बाहर से अंदर आने लगी। लेकिन उसकी इतने मतलब गहरे बादल छाए हुए थे कि रोशनी इतनी तेज़ नहीं थी जितनी ये चाहते थे हो। अब ये कहते हैं कि अंदर एक फीलिंग ऐसी आने लगी जैसे कि कुछ मामला ठीक नहीं है। और मैं ख़ासकर जो लिखने वो बता रहे हैं कि मैं इग्नोर करता रहा और वो एक अजीब सी फीलिंग बढ़ती रही। अब ये कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मतलब इनको घूरना शुरू किया हुआ है और इतनी ज़्यादा ये हो गई कि वो सब छोड़ छाड़ के अपने मोबाइल पे लग गए और किसी ने इनका नाम लिया। कह रहे हैं बारिश इतनी तेज़ हो रही थी तो इन्हें एहसास नहीं किया, हो सकता है इसकी आवाज़ कहीं से आई हो और हो सकता है ना भी आई हो। ये अपनी इमेजिनेशन सोच के अपने मोबाइल पे लगे रहे और इनके सर पे ऐसी मुसल्लत फीलिंग रही जैसे कि इनके सर पे कोई बैठे नहीं देखे जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद इस फीलिंग की वजह से और उस सब कुछ की वजह से इन्हें इधर उधर नज़र दौड़ाई तो इनके जो दोस्त थे उन्होंने भी इनसे पूछा कि बिलाल तुझे भी क्या वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है। इन्होंने पूछा उससे कि क्या मतलब इस बात का। तो उसने इनसे बोला कि जैसे हमें कोई कुछ देर से देख रहा हो।
इतनी देर में ये कहते हैं कि इनकी नज़र करीब ही पीछे की तरफ, अंधेरे की तरफ पर्दों में पड़ी जो बड़े भारी थे, और वो एबनॉर्मली ऐसे कर्व हुए हुए थे जैसे कि उनके पीछे कोई छुपा हुआ खड़ा है और इनको देख रहा है। और उतनी ही देर में इनके दोस्त ऊपर आ गए चाय लेके, तो इनकी अटेंशन उनसे डाइवर्ट होके इनकी तरफ आई, और उसके बाद जब पलट के देखा तो वो बिल्कुल पर्दे सीधे थे। इन्होंने जाके विंडोज़ को चेक भी किया जो कि बंद भी थी, और हर तरफ से वो बंद था, वहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं था कि वहाँ कोई आए। तो जब इस बारे में तज़किरा उसामा से किया कि भाई यहाँ पे ऐसी फीलिंग है, तो उसने बताया कि इस घर में इस जगह पे प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने उस चीज़ का इलाज करा लिया। मिसाल है कि पहले एक रिश्तेदार रहने आए थे इस कमरे में, तो उनके सीने पे किसी, मतलब वो सो गए थे तो सीने पे चढ़ के किसी ने अपने नाखून मारे, तो जब वो होश में आए तो उनका सीने पे मतलब बाकायदा नाखूनों के निशान थे, और कपड़े भी ख़राब हुए हुए थे और खून भी निकल रहा था। तो इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी मतलब लोगों को बुला के इलाज वगैरह कराया, लेकिन आज भी कुछ ना कुछ यहाँ पे हल्का फुल्का महसूस होता है। तो थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज। बात फिर वही है कि जब इस तरह की जगह है तो यार कोई और जगह नहीं मिली है आप लोग, तो बहरहाल वो तो चले, माहौल ऐसा था, शायद बारिश, शीशा पीने का और सब कुछ, तो नहीं हुआ कुछ। बहरहाल आगे बात करते हैं इस्माइल साहब की। और इस्माइल साहब अपने वालदा की कहानी बताते हैं, वो भी 1980 की दिहाई की, जब वो छोटी थी। कहते हैं कि ये स्कूल से वापस आती थी तो इनकी जो सहेली थी वो बराबरी में रहती थी, और वो उनके यहाँ खेलने अक्सर जाती थी, और रोज़ का ये मामूल था कि स्कूल से आया, थोड़े से देर रेस्ट किया, क्या खेलने नीचे चली गई, उसके बाद वापस। अब ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि खेलते खेलते ये एक सुनसान गली में चली गई। वहाँ इन्होंने देखा कि एक मिट्टी का बना हुआ पुराना घर है, और उसके अंदर कोई एक खूब लंबे कद की खूबसूरत सी कोई खातून जो परियों जैसी बगौल इनके अंदर दाखिल हुई है। तो ये उसको देखा देखी उसके पीछे गए चली गई और घर के बरामदे में एंटर हो गई। तो अंदर जाके उन्होंने देखा कि एक लंबी कतार है खूबसूरत औरतों की जो परियों की तरह की हैं, और आगे जाके एक तख्त है, उस पे मतलब कोई बैठा उन सबका इस्तकबाल कर रहा है, और मतलब इनको वो भी देख के वो इनको बुला रहा है, इशारे कर रहा है। अब इनकी वालदा इस तरह की औरतों को देख के और इंतहाई हसीन और लंबे कद वालियों को देख के डर गई, और उन्होंने मुंह से जैसे इनको सिखाया गया था आयतें पढ़ना शुरू की, और पलक झपकते ही उन्होंने देखा कि अब एक वो बोसीदे मकान के बरामदे में खड़ी हैं, जो कि खाली महसूस होता है, जहाँ कोई कभी हो ही ना। तो उतनी देर में उनकी दोस्त आई, उन्होंने इनको पकड़ा और बोला यहाँ क्या कर रही हो, और गुस्सा किया कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम पता नहीं क्या देख रही हो अंदर। वो इनको लेके गई तो रास्ते में इनकी तबीयत ख़राब हुई, और उनको जब घर पे उनके छोड़ा तो इनको 104 बुखार हो चुका था। कह रहे बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने जाके अपने वालिद यानी नाना को जब बताया तो उन्होंने तो ये किसी ने खैर उनकी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन नाना के कमरे में एक अलमारी थी, उसमें एक नया सिलसिला शुरू हुआ कि एक बच्चे ने उसमें रोना शुरू कर दिया। अब वहाँ जब देखें तो वहाँ कुछ भी ना हो, लेकिन ये एक सिलसिला शुरू हो गया। अब ये कहते हैं कि जनाब वॉशरूम की दीवारों पे खून के निशान आना शुरू हुए, जो कि पहले सीपेज समझी जाती थी, लेकिन ये तो खून निकला कि वाकई ये खून है। ये सब देखने के बाद
पूरे घर में अजानें दी गई और मौलवी साहब वगैरह को बुलाया गया। उसके बाद कहीं जाके ये एक्टिविटीज़ रुकी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आज जो है वो कि मुझे पता है कुछ दोस्त हमारे इंतज़ार करते हैं, तबीयत जो है ना वो साथ नहीं दे रही। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आखिरी स्टोरी आज की चलाते हैं। वो निम्रा की तरफ से है और वो बताती हैं कि एक दोस्त चंद साल पहले इनकी खाला की शादी थी। अब इनकी खाला की शादी मत की जिम्मेदारियां जो थी निम्रा अब उनकी बहन पे थी, ख़ासकर पार्लर वगैरह की, और ये काफ़ी शदीद उनके साथ बिज़ी थी। खाला जो थी वो अपने घर की छोटी थी और बेसिकली उनकी नानी जो थी यानी कि उनकी वालदा तो वहाँ मौजूद नहीं थी। उनके इंतकाल हुए 1-2 साल हुआ था और वो अपनी शादी के लिए मतलब दिनों में उनको शदीद याद कर रही थी और बहुत अफसरदा थी कि काश वो होती तो मतलब कुछ मतलब होती हैं, सपोर्ट होती है, सब कुछ होता। अब शादी की रात थी और वेडिंग हॉल जाने से पहले ये ब्यूटी पार्लर में थी और इनके साथ निम्रा थी। तो ये कहती हैं कि जनाब तैयारी होने के बाद और क्योंकि वक्त से पहले तैयारी हो गई थी तो वो वहाँ से निकलने लगे तो उनकी खाला ने पीछे पड़ गई कि मुझे मतलब हॉल जाने से बेहतर इस वक्त कब्रिस्तान ले जाओ, मैं अपनी वालदा के पास जाना चाहती हूँ, मेरी शादी है और ये वगैरह वगैरह। और एक ज़िद ठान ली कि नहीं मुझे पहले अपनी वालदा के पास जाना है, फिर वहाँ से मैं वहाँ हॉल जाऊँगी। इन्होंने काफ़ी समझाया, वो ना मानी। आखिरकार ज्वेलरी वगैरह उतरवा के और सब कुछ करके इनको वहाँ पे लेके जाया गया, जो कि वहाँ जब पहुँचे तो घुप अंधेरा हो रहा था और गाड़ी की लाइटों के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। ये पहुँची, उन्होंने अपनी वालदा के कब्र पर फातिहा पढ़ी। उतनी देर में निम्रा को महसूस हुआ कि कुछ मामला गड़बड़ है और ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई करीब करीब हमारा पीछा कर रहा है और हमें बहुत घूर के देख रहा है। ये महसूस होते के साथ ही इन्होंने खाला का पीछा लिया कि बस हो गया, अब यहाँ से चलें। वो 5 मिनट और मांग रही थी, लेकिन अब उनको भी एहसास हुआ जैसे कि कोई उनको शदीद तरीके से किसी ने उनको घूरा है, जिसकी वजह से वो भी चल पड़ी। और फिर ये सब गाड़ी में बैठ के जब रवाना होने लगे तो निम्रा कहती हैं कि मैंने गाड़ी की खिड़की से देखा कि कोई अजीब सी झुकी हुई है, अजीब से मतलब चीज़ जो कि लग रहा था कुब निकल के झुकी हुई है, वो कब्रिस्तान के दरवाजे पे खड़ी हुई है और हमें देख रही है अंधेरे में से। इन्होंने कुछ नहीं कहा कि लोग डर जाएंगे और हम हॉल चले गए सीधा, और वहाँ और काम थे वो सब शुरू हो गए। अब कहते हैं जी मेरा दिल जो था बहुत शदीद भारी हो रहा है, निम्रा बताती हैं, और अजीब सी मेरी कैफियत हो रही है और मैं एक खाली टेबल देख के थोड़ी देर मुझे सांस लेने के लिए कोई जगह मिले, मैं वहाँ जाके बैठ गई। तो वहाँ बैठे बैठे मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता इतर की खुशबू आने लगी और वो भी इस कदर तेज़ आने लगी कि ऐसा लग रहा है कि कोई इतर लगा के मेरे मुंह पे खड़ा हो जाए, ऐसी तेज़। कहती हैं कि ये मैं इधर उधर देखूं लेकिन मुझे कुछ नज़र ना आए, कोई बंदा मेरे करीब ना हो कि बंदा कहे कि इसने अपने ऊपर इतर इतना लगाया हुआ कि मुझे मतलब ऐसी तेज़ी से खुशबू आ रही है। अब ये इतनी मतलब बेजार होने लगी और ऐसा लग रहा है कि बार बार कोई इतर लगा के करीब करीब से होके जा रहा है कि इनको थोड़ी सी अब परेशानी भी आने लगी, ठंडे पसीने भी आने लग गए।
और ये सीधा उठ के लोगों में चली गई कि घुल मिल जाऊं। तो ये जो एक एहसास हो रहा है जैसे कि कोई इतर लगा कि मेरे आसपास घूम रहा है, ये चीज़ ख़त्म हो। अब कहती हैं कि मैं जब लोगों की तरफ गई तो ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझसे टकराता हुआ गया है, और मैंने बिल्कुल वो फीलिंग इग्नोर की और इधर उधर लोगों से बात करने की कोशिश की, थोड़ा सा अपना दिमाग हटाने के लिए। अब इधर उधर जाहिर सी बात है, शादी है, 10 काम होते हैं, करते कराते ये कुछ देख रही थी तो एकदम से किसी ने इनके पीठ पे हाथ मतलब ऐसे करके थपथपाया। तो इन्हें जब पलट के देखा तो एक खातून, एक आंटी खड़ी हुई है जिन्होंने सफ़ेद बुर्का और मुंह पे सफ़ेद नकाब पहना हुआ है, और वो शादी के शोर में और हर चीज़ में उनकी ज़बान समझ में ना आए, लेकिन ये वो इशारा करें कि इधर आओ मेरे पास। तो ये समझ के कि शायद ये कोई इनके ससुराल वाले मतलब इनकी खाला के हैं, कुछ पूछ रहे हैं। तो ये उनकी तरफ जब बढ़ी, उनकी मतलब एकदम से उस औरत में से इनको तेज़ इतर की खुशबू आई जैसे कि इनको पहले आ रही थी, और वो एकदम से मतलब चकरा गई कि ये खुशबू तो उस वक्त भी आ रही थी मेरे पास। और इनकी वालदा ने इनको आवाज़ दी किसी कोने से, वो किसी से बात कर रही थी, तो इनका ध्यान उस औरत को छोड़ के दूसरी तरफ गया, और जैसे ये पलट के इन्हें दोबारा देखा तो वो औरत वहाँ नहीं थी, वो गायब हो गई। अब ये बिल्कुल परेशान हो गई और इनको समझ भी नहीं आ रहा, और अजीब एक खौफ तारी इनके ऊपर हो गया, कैसा खौफ कि इनको सांस नहीं आ रही, और वो इतर की खुशबू ऐसा लग रहा है कि वो उनका पीछा करके इनके इर्द गिर्द घूमे जा रही है। लेकिन क्योंकि शादी का माहौल और सब कुछ हॉल में खड़े में, तो ये कुछ बोलना नहीं चाहती कि खाला की मतलब शादी है और माहौल बना हुआ है, मैं कुछ ऐसी हरकत करके कुछ ख़राबी ना कर दूँ। अब ये अपना ध्यान बांटने के लिए किसी तरफ जाएं तो इनके कान में कुछ हल्की सी फुसर फुसर हो, और ये पलट के देखें तो किसी कोने पे एक सफ़ेद बुरके में औरत खड़े इनकी देख रही हो, तो ये उसकी तरफ जाएं तो वो गायब हो जाए, और मुस्तकिल कान में कुछ कुछ आवाज़ें आती रहें जो समझ में ना आए वो बोलें कि, और जिस तरफ मुड़े वो औरत नज़र आए वो गायब हो जाए थोड़ी देर के बाद। और ये इतना ज़्यादा आवाज़ें आए मुड़े कि इनकी ये हालत हो गई थी कि ये रोने पे आ गई थी, लेकिन अब ये माहौल ऐसा था कि ये कर नहीं पा रही, इनको समझ भी नहीं आ रहा, और वो आवाज़ें अब एक गाने की तरह कान में हल्की हल्की आने आती थी, जैसे कि कोई इनके कान में गाने गा रहा है, लेकिन ये कुछ कर ना पाए, कुछ बोल ना पाए। खाना खुला, ये अपनी इनकी वालदा आई इनके पास और बोला तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई हो। तो उनको बिठाया और बोला कि तुम कुछ खाओ। तो मैं निमरा को महसूस हुआ जैसे ये पैरों में कोई बिल्ली मतलब है। तो जब झुक के देखा तो बिल्ली तो ना थी, लेकिन एक भपका ऊपर आया इतर की खुशबू का, जिससे ये बर्दाश्त ना कर सकी और इन्होंने उल्टी कर दी। इनकी वालदा ने इनके मतलब वालिद को कहा कि भाई इसकी तबीयत ठीक नहीं है और करीबी मतलब इसको ले जाओ और घर पे छोड़ दो। तो वो निकले साथ। तो थोड़ा सा रास्ता आगे जाते हुए इन्होंने देखा कि खाली सड़क के ऊपर एक कोई शख्स है जो कि थोड़ा झुका हुआ लग रहा है, और वो गाड़ी के इशारे कर रहा है, बुला रहा है करीब। इनका दिल घबराने लगा और इन्होंने अपने बाबा को बोला कि गाड़ी मत रोकिएगा, तेज़ी से चलाएं। और जैसे जैसे ये करीब जाते गए तो उन्होंने देखा कि वो जो झुका हुआ कोई शख्स खड़ा था वो कोई औरत है, और जैसे और करीब गए तो वो एक झुकी हुई औरत थी जिसने नकाब पहना हुआ था सफ़ेद रंग का और बुर्का भी पहना हुआ था सफ़ेद रंग का। ये देखने के बाद तो इन्होंने अपनी वालिद की मिन्नतें करना शुरू कर दी कि आप गाड़ी मत रोकिएगा और प्लीज़ आप गाड़ी चलाएं यहाँ से। इनके वालिद साहब ने इनकी सुनने की वजह से
गाड़ी को तेज़ किया तो ये कहती हैं कि हम गाड़ी तेज़ी से जा रही थी, लेकिन बाकायदा ऐसा मुझे महसूस हुआ कि एक वक्त ऐसा है कि गाड़ी स्लो हुई। उस औरत ने आके सिर्फ 2 उंगलियां मेरी जहाँ खिड़की में बैठी हुई थी वहाँ पे करके खट खट 2 उंगलियां लगाई जिन पे खून का निशान था, और वो पीछे हटी और वो गाड़ी तेज़ी से निकल गई। घर जाके देखा तो उन खिड़की पे वाकई 2 उंगलियों के खून के निशान, मतलब खूनी सा एक निशान था जिस 2 उंगलियों से लगा हुआ, जो कि मैंने अपने वालिद को दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये तो है। बहरहाल बजाय इसके कि फिर वो घर जाते और ये पूरी कहानी सुनने के बाद वालिद साहब उनको डायरेक्ट मस्जिद ले गए और वहाँ पे मौलवी साहब से दम कराया। दम कराने के बाद इनको महसूस हुआ जैसे कि इनकी जिस्म में कुछ जान आई और उनको सांस दोबारा आने लगी, और फिर वो उनको घर ले गए। ये सब गुजरने के बाद और फिर ये सब जब तस्करा हुआ कि ये हुआ क्या था, फिर यही पता चला कि भाई रात में जब ये कब्रिस्तान गई थी तो इनके साथ इनकी शादी में शिरकत के लिए भी कोई साथ में आया था, जो कि फिर निमरा के पीछे रहा, लेकिन बहरहाल वो आखिरकार चला गया। तो ये थी आज की कहानियाँ, और आप लोगों का शुक्रिया हमारे साथ रहने का, हमारा इंतज़ार करने का। उम्मीद है अगले हफ्ते कुछ हालत बेहतर होगी, बेहतर ही से तरीके से करेंगे। मेरा ये कहना है कि आप सिग्नेचर स्टोरीज़ के लिए लोग पूछते हैं तो कोई थीम बताएं ना, निकालें, कुछ बनाते हैं अपना, पर देखते हैं कैसी रही। तो चलें, खैर, दिस वाज एपिसोड 102 एंड आई होप कि अगले हफ्ते हम आपसे मुलाकात करते हैं तो हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें भी आपसे शेयर करने को हों। तो थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।